हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चीका से मोनोपोली के विषय में बताना चाहती हूँ। मोनोपोली ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मोनो और पोली से मिलकर बना है। मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलिंग। दैट मीन्स a market situation in which we have a single seller। एक मार्केट की ऐसी स्थिति जिसमें एक सिंगल सेलर होता है और उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे। मोनोपोली से संबंधित शब्द है प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली उस मार्केट सिचुएशन को कहते हैं जिसमें एब्सोल्युटली कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। नंबर 1, सिंगल सेलर। मोनोपोली में एक ही विक्रेता होता है और सारी की सारी मार्केट उसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नंबर 2, सिंगल प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट का प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट होता है, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। नंबर 3, फर्म और इंडस्ट्री में मोनोपोली में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 4, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। फर्म अपने प्राइस को खुद डिसाइड करती है। नंबर 5, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। दूसरी फर्मों की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, नई फर्में मोनोपोली में एंटर नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली सिचुएशन में AR और MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं और दोनों की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है, यानी कि इनइलास्टिक कर्व होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। मोनोपोलिस्ट एक ही समय में वस्तु की कीमत और मात्रा दोनों को सेट नहीं कर सकता। या तो वो कीमत को निर्धारित कर सकता है और उस कीमत पर क्वांटिटी को सेल कर सकता है। यदि वो क्वांटिटी को निर्धारित करना चाहता है तो कीमत अपने आप निर्धारित होगी, उसे मोनोपोलिस्ट निर्धारित नहीं कर सकेगा। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, एंड सेकंड कंडीशन है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से काटे। ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है। दिए हुए डायग्राम में E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी E पॉइंट से हम वस्तु की कीमत को या मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। अब देखते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इन शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट किस तरह की स्थितियों का सामना कर सकता है। नंबर 1, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 3, मिनिमम लॉसेस। एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं अगर उसका एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो। फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होंगे अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के इक्वल हो, और एक फर्म लॉस सहन करेगी अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ज़्यादा हो। अब देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। दिए हुए डायग्राम में एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से नीचे है। E बिंदु पर हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है और इस तरह से मार्केट में PE इक्विलिब्रियम प्राइस निर्धारित हो रहा है। इस OP प्राइस के साथ फर्म का टोटल रिवेन्यू कर्व OPEBQE है और फर्म का कॉस्ट OAEQE है। इस प्राइस और कॉस्ट के साथ फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शेडेड एरिया है, जिसे हम APEBE से दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को E बिंदु पर काट रहा है। इस तरह से E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और फर्म जो है वो OP प्राइस निर्धारित कर रही है। OP प्राइस के साथ फर्म का टोटल रिवेन्यू OPBQ है और टोटल कॉस्ट भी OPBQ है। इस तरह से फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। आइए देखते हैं मिनिमम लॉसेस की सिचुएशन को। दिए हुए कर्व में एवरेज कॉस्ट
एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है। इस तरह से फर्म जो है वो लॉसेस सहन कर रही है, शेडेड एरिया लॉसेस को दिखा रहा है। अब बात ये आती है कि फर्म कितना लॉस सहन करेगी। कोई भी फर्म तब तक लॉस सहन करेगी जब तक उसे उसके प्रोडक्ट की कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल ना मिले। अगर फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लॉस भी सहन करना पड़ता है तो ऐसे में वो अपने प्रोडक्ट को बेचना बंद कर देगी और उसी बिंदु को जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्म के एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा वो हमारा शट डाउन बिंदु कहलाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर लॉन्ग रन। एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को फेस करता है। इसका कारण यह है कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होने से नई फर्में मार्केट की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती, वो मार्केट में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को सहन करता है, लेकिन वो प्रॉफिट को लेने के लिए एक ऐसी कीमत का निर्धारण करता है जहां पर दूसरी फर्में की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बनी रहे। अब हम देखते हैं मोनोपोली का एक स्पेशल फीचर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें मोनोपोलिस्ट डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है और ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य जो है अपनी सेल को मैक्सिमम करना होता है। तो कुछ शर्तें भी हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सबसे पहली शर्त है मार्केट का कंट्रोल। मोनोपोलिस्ट का मार्केट पर पूरा कंट्रोल होता है, वस्तुएं एक मार्केट से दूसरी मार्केट में नहीं जा सकती। दूसरा, डिवीजन ऑफ मार्केट। मार्केट के बीच में डिवीजन किया जाता है और ये डिवीजन प्राइस इलास्टिसिटी पर बेस्ड होता है। जिस मार्केट में प्राइस ज्यादा है वहां पर, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां प्राइस कम निर्धारित किया जाता है और जिस मार्केट की इलास्टिसिटी कम है वहां प्राइस ज्यादा निर्धारित किया जाता है। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस किस आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। एक उपभोक्ता जितना भी कंज्यूमर सरप्लस दे सकता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो सारा कंज्यूमर सरप्लस ले लेता है। दूसरा है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कुछ परिस्थितियों में ये संभव नहीं हो पाता कि हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकें, तो दो अलग अलग क्षेत्रों में प्राइस भी अलग अलग चार्ज किया जाता है। तीसरा है टाइम बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समय के अनुसार भी अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत चार्ज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ सीजन सेल। देन पर्पज ऑफ यूज। मोनोपोलिस्ट यूज का पर्पज देखते हुए भी अलग अलग कीमतें चार्ज करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रेट घरों में कम लगाए जाते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ज्यादा लगाए जाते हैं। डिग्री ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू डिग्री देयर आर 3 टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 1, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है। मोनोपोलिस्ट प्रत्येक कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करता है। जॉन रॉबिन्सन ने इसे परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा है। दूसरी है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट अपने मार्केट को एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पर दूसरा प्राइस चार्ज करता है। नंबर 3, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी स्थिति में मोनोपोलिस्ट मार्केट को 2 भागों में बांट देता है और इलास्टिसिटी के अनुसार प्राइस चार्ज करता है। अब हम अपने डायग्राम की हेल्प से मोनोपोलिस्ट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हाईएस्ट डिग्री का कर रहा है और कंज्यूमर सरप्लस
इसमें 0 है। दूसरी सिचुएशन में सेकंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है, जहां पर कंज्यूमर के पास कुछ कंज्यूमर सरप्लस बचता है। तीसरी सिचुएशन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें मार्केट को दो भागों में बांटा गया है। जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां प्राइस कम चार्ज हो रहा है, और जहां इलास्टिसिटी कम है वहां प्राइस ज्यादा चार्ज होता है। अब देखते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। इस सिचुएशन को देखने के लिए हम मार्केट को दो भागों में बांट लेते हैं। एक मार्केट जिसमें M1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो कि हाई इलास्टिसिटी है, और दूसरी मार्केट जिसमें M2 इलास्टिसिटी है और वो लो इलास्टिसिटी है। मोनोपोलिस्ट दोनों मार्केट से बराबर मात्रा में मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम की वही कंडीशन हम फिर से फॉलो करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ऐसी सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट जहां पर कीमत ज्यादा है वहां पर आउटपुट कम बेच पाता है, और जहां कीमत कम है वहां आउटपुट ज्यादा बेच रहा है। इस ग्राफ में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहे हैं। मोनोपोलिस्ट के लिए AR एवरेज रेवेन्यू कर्व और MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। दिखाए गए किंक जो हैं इलास्टिसिटी के डिफरेंस को दिखा रहे हैं। मोनोपोलिस्ट दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम वही लेकर चल रहा है जो उसकी कॉमन मार्केट में है, और यहां से फर्स्ट मार्केट में E1 इक्विलिब्रियम आ रहा है और OP1 प्राइस निर्धारित है और OQ1 क्वांटिटी सेल हो रही है। सेकंड मार्केट में OP2 प्राइस निर्धारित हो रहा है और OQ2 क्वांटिटी बेची जा रही है। हम देख रहे हैं कि जहां कीमत ज्यादा है वहां क्वांटिटी कम है, और जहां कीमत कम है वहां क्वांटिटी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली की। मोनोपोलिस्ट की इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम रहती है। इसका कारण यह है कि एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में बनी रहती है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के कारण एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्ट मिनिमम पॉइंट पर प्रोडक्शन नहीं करता, जिस कारण से इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम रहती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, और मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्योग्राफिकल, टाइम बेस्ड, यूज बेस्ड हो सकता है। ये थी हमारी मोनोपोलिस्ट कर्व के बारे में जानकारी। थैंक यू।